एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल एकेडमी के अंदर। तो दोस्तों, जैसा आप सब जानते हैं कि हम लोग अपनी क्लास 12 की हमारी जो पॉलिटिकल साइंस बुक है उसका चैप्टर 2 जो है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस उसको डिस्कस कर रहे थे। इसके पहले के वीडियो के अंदर जो था हमने इस चैप्टर के जो इंट्रोडक्टरी पोर्शन था, जो ओवरव्यू था और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उसको डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो के अंदर हमारे जो आगे के टॉपिक्स हैं उनको कवर करने वाले हैं, सो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। देखिए, इसके पहले के वीडियोस के अंदर जो था मैंने आपको बताया था कि हमारे देश के लीडर्स ने जब ब्रिटिशर्स हमारे कंट्री को छोड़ करके चले गए थे, तब हमारे देश के लीडर्स ने हमारे देश को चलाने के लिए, हमारे देश के पॉलिटी के लिए अपने खुद का एक संविधान का गठन किया था, जिसमें उन्होंने उन सारे लॉस, उन सारे प्रोविजंस, उन सारे कायदे कानून, उन सबको लिखा था, जिसके माध्यम से वो आगे हमारे देश को चलाने वाले थे। इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारे देश के लीडर्स ने हमारे देश को चलाने के लिए जो था, हमारे देश के पॉलिटी के लिए एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का चयन किया था। हमारे देश के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के लिए, हमारे देश की राजनीति के लिए उन्होंने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया था। ठीक है, ये सारी चीजें हमने इसके पहले वीडियो के अंदर देखा था। अब आप सभी को पता होगा कि डेमोक्रेसी का जो होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है वो क्या होता है। देखिए, डेमोक्रेसी का जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है वो ये होता है कि डेमोक्रेसी के अंदर जो रूल होता है, जो शासन होता है, वो बेसिकली लोग खुद चलाते हैं। शासन लोगों के द्वारा चलाया जाता है, या फिर आप यूं कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि डेमोक्रेसी के अंदर जो सरकारें होती हैं, जो गवर्नमेंट होती हैं, ये डायरेक्टली लोगों के द्वारा चुनी जाती हैं। सरकारें डायरेक्टली लोगों के द्वारा चुनी जाती हैं। जो सरकार, जो पावर होती है वो बेसिकली लोगों से एंजॉय करती है, जो भी पावर सरकार के पास होती है। लेकिन यहाँ पे अभी खास बात जो थी वो ये है कि हमारे देश के अंदर अभी तक 1950 तक या फिर 47 तक, 15 अगस्त 1947 तक, अभी तक हमारे देश के अंदर जितने भी काम हो रहे थे, जितने भी काम हमारे देश की जो सरकार कर रही थी अब तक हमारे देश के अंदर जो सरकार थी, जो ट्रांसफर ऑफ पावर जो था, इन सब के ऊपर काम कर रही थी, संविधान बनाने का काम हो रहा था, या फिर जितने भी चीजें हमारे देश के अंदर हो रही थी उन सबको करने वाली जो गवर्नमेंट जो थी अभी तक, वो एक इंटरिम गवर्नमेंट थी। वो एक इंटरिम गवर्नमेंट थी। ठीक है, ये इंटरिम गवर्नमेंट क्या होती है कि इंटरिम गवर्नमेंट जो थी बेसिकली ये एक लोगों के द्वारा डायरेक्टली चुनी हुई कोई गवर्नमेंट नहीं थी। ठीक है, इंटरिम गवर्नमेंट जो थी बेसिकली एक ऐसी सरकार थी जिसको जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे, ठीक है, संविधान सभा के जो मेंबर थे, उन मेंबर से मिलकर के जो था इस इंटरिम गवर्नमेंट को बनाया गया था। ये इंटरिम गवर्नमेंट जो था इसको डायरेक्टली लोगों ने खुद नहीं चुना था, जैसे आज हम चुनते हैं। ठीक है, इस इंटरिम गवर्नमेंट को बेसिकली 2 सितंबर 1946 को जो था बनाया गया था। आपको डेट याद करने की जरूरत नहीं है। और इसका गठन जो था इसलिए किया गया था ताकि जो ट्रांसफर ऑफ पावर होता है, ताकि ट्रांसफर ऑफ पावर जो है, क्योंकि ब्रिटिशर हमारे देश से जाने वाले थे, उनको पावर को अब इंडिया के हाथों में ट्रांसफर करना था। तो ये पावर जो है, जो ट्रांसफर जो है पावर का, वो थोड़ा आसान हो सके, इसके लिए अंग्रेजों ने जो था एक इंटरिम गवर्नमेंट का गठन किया था। अब ब्रिटिशर्स हमारे देश से चले गए थे, अभी तक हमारे देश के अंदर इंटरिम गवर्नमेंट काम कर रही थी, लेकिन हमारा संविधान आप सब जानते हैं 26 जनवरी 1950 को लागू हो चुका था। हमारे संविधान में डेमोक्रेसी अडॉप्ट कर लिया गया था। इसके वजह से हमारे लीडर्स ने डिसाइड किया, जब हमारा संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को, तब हमारे देश के लीडर्स ने डिसाइड किया कि अब वो वक्त आ चुका है जब भारत अपने अंदर जो ये इंटरिम गवर्नमेंट है इसको खत्म करे और भारत के लोग जो है वो खुद की एक चुनी हुई सरकार बनाए। हमारे लीडर्स ने डिसाइड किया कि अभी तक जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो उसको हटाया जाएगा। ठीक है, और अब भारत के अंदर जो होती है एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को जो होता है बनाया जाएगा। इसीलिए हमारे देश के लीडर्स ने 1950s में ही जो था हमारे देश का सबसे पहला चुनाव करवाने का फैसला किया। अब हम हमारे देश का जो पहला चुनाव होने वाला था उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। देखिए, हमारे देश के जो लीडर्स थे उन्होंने डिसाइड किया था कि हम 1950s में ही, क्योंकि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तो उन्होंने फैसला किया कि हम अपने देश का जो पहला चुनाव है उसको 1950 में ही जो होता है वो हेल्ड करवाएंगे, 1950 में ही करवाएंगे। लेकिन होता क्या है, बहुत सारे प्रॉब्लम की वजह से, ठीक है, बहुत सारे कारणों की वजह से इलेक्शन कमीशन जो होती है हमारी कंट्री की, ठीक है, आर्टिकल 324 आप सबको पता होगा, इलेक्शन कमीशन
हमारे देश के जो लोकसभा के चुनाव होते हैं वो इलेक्शन कमीशन ही करवाती है, उसकी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की होती है। तो जब हमारे देश का पहला चुनाव होने वाला था तो उस चुनाव के दौरान, इस पहले इलेक्शन के दौरान हमारे इलेक्शन कमीशन को बहुत सारे प्रॉब्लम का फेस करना पड़ा, बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़े, जिसके वजह से क्या हुआ, हमारे देश का जो पहला चुनाव जो था वो 2 बार पोस्टपोन होना पड़ा। इलेक्शन कमीशन को हमारे देश का पहला चुनाव 2 बार पोस्टपोन करना पड़ा और फाइनली हमारे देश का जो पहला चुनाव जो था जिसको डिसाइड किया गया था कि 1950 में कराएंगे, वो जा करके अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक हुआ। इस टाइम पीरियड के दौरान हमारे देश का पहला चुनाव करवाया गया था। भले ही हमारे देश का चुनाव जो था वो अक्टूबर 1951 में शुरू कर दिया गया था, लेकिन हमारे देश के पहले चुनाव को जो होता है हम 1952 इलेक्शन कहते हैं, 1952 इलेक्शन कहते हैं, ठीक है। 1952 का चुनाव कहते हैं, इसको हम 1951 का चुनाव नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि हमारे देश के अधिकतर स्टेट्स जो थे वहां पे वोटिंग जो थी, वहां पे अधिकतर लोगों ने जो वोटिंग जो थी वो जनवरी 1952 के अंदर की थी। हमारे देश के अधिकतर लोगों ने जो था, जो कि अलग अलग राज्यों के अंदर थे, उन्होंने वोटिंग जो थी अधिकतर वो जनवरी 1952 में की थी। इसी की वजह से हमारे देश के पहले चुनाव को, जो कि 1951 के अंदर शुरू हुआ था, उसको हम 1952 इलेक्शन कहते हैं। अब हम देखते हैं बेसिकली वो कौन कौन से कारण थे जिसके वजह से हमारे इलेक्शन कमीशन को ये हमारे देश का जो पहला चुनाव था उसको 2 बार पोस्टपोन करना पड़ा। देखिए, अगर हम उन सारे प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें जिसके वजह से हमारे देश का जो पहला इलेक्शन था उसको हमारे इलेक्शन कमीशन को 2 बार पोस्टपोन करना पड़ा, तो उसमें सबसे पहला कारण जो आता है वो आता है अब्सेंस ऑफ बाउंड्रीज ऑफ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब इसमें बेसिकली था क्या, मैं आपको बताता हूं इसमें क्या प्रॉब्लम आई थी। देखिए, आप सभी को पता होगा कि हमारे देश में चुनाव करवाने के लिए, चुनाव के पर्पस के लिए हमारे पूरे के पूरे जो कंट्री है, जो पूरा हमारा भारत है, उसको लगभग 545 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो होता है, लगभग 545 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो होता है डिवाइड किया जाता है, ठीक है। 545 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा जाता है। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है? कॉन्स्टिट्यूएंसी बेसिकली एक तरीका का एक इलेक्टोरल एरिया होता है, एक तरीके का एक चुनाव क्षेत्र होता है जहां पे लोकसभा की एक सीट के लिए चुनाव होता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंसी बेसिकली एक तरीके का एक इलेक्टोरल एरिया होता है और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर लोकसभा की एक सीटें होती हैं और लोग जो होते हैं उस एक सीट के लिए वहां पे वोट करते हैं। अब इलेक्शन करवाने के लिए हमारे कंट्री के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंसीज का ड्रॉ होना बहुत जरूरी था, लेकिन 1950s के समय अगर आप देखें तो 1950 के समय हमारे ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जो बाउंड्रीज थी वो ड्रॉ नहीं हो पाई थी। आप सभी को पता होगा कि पहले चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा भी था कि हमारे देश के अंदर जो स्टेट बाउंड्रीज जो थी, जो राज्यों की जो बाउंड्रीज थी, उनको गठन करने का काम 1950 के बाद किया गया था, ठीक है। इसीलिए 1950 के दौरान हमारे देश के अंदर जो बाउंड्रीज जो थी इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की वो बन नहीं पाई थी, और जब हमारे देश के अंदर इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्री नहीं ड्रॉ पाई तो इसीलिए हमारे देश के लिए इलेक्शन करवा पाना जो था वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो पा रहा था। दूसरा कारण जो था इसमें वो ये था कि हमारे देश के अंदर जो था लगभग 17 करोड़ जो थे वो वोटर थे, ठीक है। 17 करोड़ जो थे वो वोटर थे और मतलब कि 17 करोड़ लोग जो थे वो वोट करने वाले थे, लेकिन इसमें से जो था केवल 15% लोग ही जो थे वो लिटरेट थे। इसमें से केवल 15% लोग जो थे वो पढ़े लिखे थे, बाकी के लोग जो थे वो इलिटरेट थे। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आई कि देखिए यहाँ पे जो है हमारी कंट्री के अंदर अधिकतर से अधिकतर जो जनसंख्या है वोट करने वाले लोगों की वो पढ़ी लिखी नहीं है, जिसकी वजह से क्या था, इलेक्शन कमीशन को उन सभी लोगों को इलेक्शन का जो प्रोसेस है, उनको वोट कैसे देना है, कहाँ क्या करना है, कहाँ नाम लिखना है या फिर कहाँ पे स्टैंप लगाना है, ये सब समझाने में हमारे इलेक्शन कमीशन को बहुत ज्यादा जो थे वो दिक्कत आ रही थी, ठीक है। इसके वजह से क्या था, हमारे इलेक्शन कमीशन को हमारे इलेक्शन को सक्सेसफुली कंडक्ट करवाने के लिए कोई दूसरा रास्ता जो था अपनाना था, जिससे वो इलेक्शन को आसानी से करवा सके, इलेक्शन के पूरे प्रोसेस को, इलेक्शन में क्या करना है, कहाँ पे क्या लिखना है, ये सब कुछ
अशिक्षित लोगों को जो होता है आसानी से समझा सके, इसीलिए इलेक्शन कमीशन को एक दूसरा तरीका जो था इलेक्शन का ढूंढना था, जिससे इलेक्शन हमारे कंट्री का सक्सेसफुली हो जाए। क्योंकि जैसे इलेक्शन होता है, जो नॉर्मल प्रोसेस होता है, उसको इलेक्शन कमीशन के लिए इतनी बड़ी इलिटरेट जनसंख्या को समझा पाना जो था बहुत ज्यादा मुश्किल हो पा रहा था। दूसरा कारण जो था इसका वो ये था कि आप सभी को पता है कि इलेक्शन के अंदर एक होता है इलेक्टोरल रोल। इलेक्टोरल रोल क्या होता है? इलेक्टोरल रोल बेसिकली जो होता है, ये एक तरीके की लिस्ट होती है जिसमें सारे के सारे जो वोटर्स होते हैं किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जो होता है जितने वोटर्स होते हैं उन सबका नाम जो होता है इस इलेक्टोरल रोल के अंदर जो होता है लिखा जाता है। लेकिन जब हमारे देश का जो पहला चुनाव होने वाला था, उस दौरान हमारी कंट्री के अंदर जो पहला इलेक्टोरल रोल जो प्रिपेयर करवाया गया था, जो लोगों की जो वोटर्स जो थे उनकी जो लिस्ट पहली बार प्रिपेयर कराई गई, तो उस इलेक्टोरल रोल में जो था लगभग 40 लाख महिलाओं के नाम जो थे उसको लिखा ही नहीं गया था। ठीक है, 40 लाख महिलाओं के नाम जो थे उसमें लिखे नहीं गए थे। ठीक है, वुमेन्स के नाम की जगह पे जो था वहां पे उनको वाइफ ऑफ या फिर डॉटर ऑफ लिख दिया गया था। मतलब कि महिलाओं के नाम नहीं लिखे गए थे, उनको लिख दिया गया था कि ये उनकी पत्नी है, ये उनकी बेटी है, ऐसा लिख दिया गया था। महिलाओं के नाम जो थे वो नहीं लिखे गए थे। तो इसके वजह से क्या हुआ, इलेक्शन कमीशन ने इस पहले इलेक्टोरल रोल को रिजेक्ट कर दिया और ऑर्डर दिया कि आपको दोबारा दूसरा एक इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर कराना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो इलेक्शन का टाइम था उसको आगे एक्सटेंड करना पड़ा। चौथा और जो सबसे बड़ा कारण जो था वो आपके लिए समझना जो होता है बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो क्या था मैं आपको बताता हूं। देखिए, अभी तक यानी कि 1950s तक, 1950 तक जो था, जो डेमोक्रेसी जो थी, लोकतंत्र जो था 1950s के समय जो था, बेसिकली जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, जो नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं, यहां पे एग्जिस्ट क्या करती थी। ठीक है, और यूरोपियन कंट्रीज और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज के अंदर जो डेमोक्रेसी जो थी वो सक्सेसफुली ऑपरेट भी हो पा रही थी। ठीक है, डेमोक्रेसी इन सारे कंट्रीज के अंदर बहुत ज्यादा सक्सेसफुल थी। बहुत ज्यादा सक्सेसफुल इसलिए थी क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग जो थे वो रिच थे, लिटरेट थे, पढ़े लिखे थे। इसीलिए क्या था, डेमोक्रेसी के जो फीचर्स होते हैं, इलेक्शन का जो पूरा का पूरा मेथड होता है, जो इलेक्शन के अंदर जो जो काम होते हैं, उन सभी चीजों को जो था यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज के जो लोग थे उनको समझा पाना बहुत ज्यादा आसान था। इसीलिए क्या था, इन सारे कंट्रीज के अंदर डेमोक्रेसी जो थी 1950 के समय बहुत ही सक्सेसफुली ऑपरेट हो रही थी, सक्सेसफुली जो था वो चल रही थी। लेकिन अगर हम अपने कंट्रीज की बात करें इस कंपैरिजन में, भारत की अगर हम बात करें, तो भारत जो था एक बहुत ही इलिटरेट देश था उस समय, बहुत ही अशिक्षित देश था, पुअर था, गरीबी था, इसके साथ साथ बैकवर्ड भी था। अभी आपने देखा लगभग केवल 15% लोग ही जो थे जो वोट करने वाले थे उसमें से लिटरेट थे। तो इसीलिए उस समय पूरी दुनिया के अंदर जो था ये शक जताया जा रहा था लोगों के मन में, उस समय पूरी दुनिया के अंदर और इवन हमारे देश के अंदर भी ये डाउट था कि जो डेमोक्रेसी है, जो कि अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक लिटरेट और रिच कंट्रीज के अंदर सक्सेसफुली ऑपरेट हो रही है, क्या ये डेमोक्रेसी एक ऐसे देश में, ठीक है, जहां जो कि बहुत ज्यादा पिछड़ा है, जो कि बहुत ज्यादा अशिक्षित है, जो कि बहुत ज्यादा गरीब है, क्या वहां पे डेमोक्रेसी जो है सक्सेसफुली ऑपरेट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? इस बात को लेकर के पूरी दुनिया के अंदर सवाल उठ रहे थे, पूरी दुनिया के अंदर जो था और इवन भारत के लोगों के अंदर भी डर बना हुआ था। तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि हमारे देश का जो पहला इलेक्शन होने वाला था, वो हमारे देश का जो पहला इलेक्शन होने वाला था वो हमारी डेमोक्रेसी का एक तरीके से टेस्ट था। जो डेमोक्रेसी का जो एक्सपेरिमेंट था, जो डेमोक्रेसी का एक्सपेरिमेंट था, जो डेमोक्रेसी के स्ट्रक्चर को हमने अपने कंट्री के लिए अपनाया था, वो भारत के अंदर सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, उसका पूरा का पूरा जो सक्सेस जो था वो हमारे पहले चुनाव के ऊपर ही डिपेंड करने वाला था। हमारा पहला चुनाव ही डिसाइड करने वाला था कि क्या हमारा पहला चुनाव ही जो था वो डिसाइड करने वाला था कि भारत में डेमोक्रेसी सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी। लेकिन फाइनली जब हमारे देश का जो, तो इन सारे कारणों की वजह से हमारे देश के इलेक्शन जो था उसको 2 बार जो था पोस्टपोन करना पड़ा और उसको 1950 के बजाय 1951 अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 में उसको रखा गया था। लेकिन जब हमारे देश का जो पहला चुनाव जो था, जो फर्स्ट इलेक्शन जो था हमारे कंट्री का, जब वो हुआ तो उस पहले इलेक्शन में जो था हमारे देश के, उसने पूरी दुनिया के अंदर जो शक था, जो डर था कि भारत के अंदर डेमोक्रेसी सक्सेसफुल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी,
उन सभी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। उन सभी को हमेशा के लिए जो लोग डर रहे थे, उन सभी को उनकी जो गलतफहमी थी कि भारत जैसे पिछड़े, भारत जैसे गरीब, भारत जैसे अशिक्षित देश में डेमोक्रेसी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती है, उन सभी लोगों को हमारे देश के पहले इलेक्शन ने हमेशा के लिए गलत साबित कर दिया। गलत साबित कैसे कर दिया? क्योंकि हमारा पहला इलेक्शन जो था वो 6 महीने के अंदर हमने सक्सेसफुली कंडक्ट करवा लिया। ठीक है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं आई। 6 महीने के अंदर था हमने अपने इलेक्शन को पूरी तरीके से खत्म करवा दिया सक्सेसफुली। इसके साथ साथ जो था, जब हमारे देश का पहला इलेक्शन हुआ था, वो हमारा पहला इलेक्शन जो था काफी ज्यादा जो था वो कॉम्पिटिटिव भी था। कॉम्पिटिटिव से मेरा मतलब जो होता है वो ये था कि ऐसा नहीं था कि हमारे देश के लोगों ने इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया था। जो हमारा देश का पहला इलेक्शन था उसमें हमारे देश के लोगों ने जो था वो बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के जो था हिस्सा लिया था। लगभग एक सीट के ऊपर जो था एवरेज 4 लोग जो थे वो कॉम्पीट कर रहे थे हमारे देश के इलेक्शन के अंदर। इसके साथ साथ हमारे देश का जो इलेक्शन जो था वो काफी ज्यादा पार्टिसिपेटिव भी था। पार्टिसिपेटिव से मेरा मतलब ये है कि जब इलेक्शन हमारे देश का हुआ तब लोगों ने जो था इलेक्शन को इग्नोर नहीं किया, बल्कि आधे से ज्यादा जनता जो थी, ज्यादा से ज्यादा जनता ने हमारे देश के अंदर जो था वो आगे आई और उसने हमारे देश के पहले इलेक्शन के अंदर वोट डाला। ठीक है, इसके साथ साथ जो होता है हमारे देश की इसके साथ साथ हमारे देश का जो पहला इलेक्शन जो था वो काफी ज्यादा फ्री एंड फेयर भी था। फ्री एंड फेयर भी क्यों था? क्योंकि हमारे देश का जो पहला इलेक्शन हुआ, जब उसके नतीजे घोषित किए गए तो लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। किसी ने भी जो था ये इल्जाम नहीं लगाया कि नहीं ये जो चुनाव पहला हुआ है उसमें किसी तरीके की कोई चीटिंग की गई है या फिर किसी तरीके का कोई मिस प्रैक्टिस को होता है, कोई मेल प्रैक्टिस को होता है अडॉप्ट किया गया है, ऐसा कोई इल्जाम जो था नहीं लगाया गया था। हमारे देश के इलेक्शन जो था वो पूरी तरीके से फ्री और फेयर तरीके से हो गया था। तो इस तरीके से हमारे देश के पहला चुनाव जो हुआ था उसने पूरी दुनिया को जो था दिखा दिया कि जो डेमोक्रेसी जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक रिच और एक लिटरेट कंट्री के अंदर ही नहीं प्रैक्टिस की जा सकती है, बल्कि डेमोक्रेसी जो होती है वो भारत जैसे इलिटरेट, भारत जैसे पुअर, भारत जैसे बैकवर्ड कंट्री के अंदर भी प्रैक्टिस की जा सकती है। और यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा कारण और बताना भूल गया कि लोगों के अंदर जो ये डर बना हुआ था कि भारत के अंदर डेमोक्रेसी सक्सेसफुल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, इसका एक सबसे बड़ा कारण जो था वो ये था कि अभी तक जो डेमोक्रेसी जो थी, जो कि यूरोप के अंदर, नॉर्थ अमेरिका के अंदर प्रैक्टिस की जा रही थी, वहां पे महिलाओं को जो था वो वोटिंग का राइट जो था नहीं दिया गया था, वहां पे महिलाओं को वोट करने का अधिकार नहीं था। लेकिन हमारे देश का इलेक्शन जो पहला इलेक्शन हुआ था उसमें हमने महिलाओं को जो था वोट करने का अधिकार दिया था। इसके वजह से लोग और ज्यादा डर रहे थे कि अब तो डेमोक्रेसी जो है भारत की वो सक्सेसफुल हो ही नहीं पाएगी। ठीक है, लोगों को लग रहा था कि वो महिलाएं जो है, ठीक है, और इवन एक ऐसा देश है जो कि बहुत ज्यादा इलिटरेट है, पुअर है, और प्लस ये लोग महिलाओं को भी जो था इंक्लूड कर रहे हैं वोटिंग वगैरह करवाने में, तो इससे जो होता है इनकी डेमोक्रेसी 100% होती है वो फेल हो जाएगी, ऐसा लोगों को मानना था। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि हमारे देश के पहले इलेक्शन में जो था वो इन सबको हमेशा के लिए खत्म कर दिया था, ऐसे जितने भी कंफ्यूजन थे लोगों के अंदर। अब हम 1952 का जो इलेक्शन हुआ था उसके हम रिजल्ट्स के बारे में जो था डिस्कस करेंगे। देखिए, जब 1952 का जो इलेक्शन हुआ था, 1952 का जो चुनाव हुआ, तो उसमें जो रिजल्ट था उसमें पूरे देश को पता था कि कौन जीतने वाला था। सभी जानते थे कि इस पहले इलेक्शन के अंदर कांग्रेस पार्टी ही जो है वो जीतेगी, और कांग्रेस पार्टी ही जीती। 1952 का जो इलेक्शन हुआ इसमें कांग्रेस पार्टी ने 364 सीटें, उस समय टोटल हमारी लोकसभा की 489 सीटें हुआ करती थी, 364 सीटें प्लस 45% जो थे वोट जीत करके हमारे देश के अंदर मेजॉरिटी के साथ अपनी सरकार को जो था स्थापना किया। इसके साथ साथ जो था जितने भी राज्य हुए थे, ठीक है, जहां पे उस दौरान चुनाव हुए थे, ठीक है, उन सारे राज्यों के अंदर भी जो था कांग्रेस की सरकार बनी। ठीक है, हमारे देश के अंदर उसमें जितने भी राज्य थे उन सभी राज्यों के अंदर भी जो था कांग्रेस की सरकार बनी। कुछ राज्य थे, ठीक है, जैसे कि त्रावणकोर हो गया, कोचीन हो गया, उड़ीसा हो गया, ये सारे कुछ ऐसे राज्य थे, ठीक है, जहां पे, ठीक है, मद्रास, त्रावणकोर, कोचीन, उड़ीसा, ये मतलब कुछ ऐसे राज्य थे, ठीक है, जहां पे जो था कांग्रेस की सरकार जो थी वो शुरू में नहीं बन पाई थी, लेकिन बाद में जाकर के यहाँ पे कांग्रेस की सरकार भी आ जाती है। ठीक है, और इसके साथ साथ 1952 में तो इलेक्शन जीती ही कांग्रेस। इसके बाद 1957 का जो चुनाव हुआ उसमें भी कांग्रेस जीती। 1962 का जो था उसमें भी जो था, ये तीनों जो चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस ही जो था मेजोरिटी के साथ आई थी। 1952 के इलेक्शन में जो था, जो सीपीआई थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो थी, वो सेकंड हाईएस्ट पार्टी थी, जिसने सेकंड हाईएस्ट सीटों को जो था जीता था। सबसे पहले तो कांग्रेस ने जीता था 364, और उसके बाद 16 सीटें जो थे वो कांग्रेस ने, वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने जीती थी, और ये उस समय की सबसे
लीडिंग अपोजिशन पार्टी हुआ करती थी। ठीक है, 1 मार्क्स में आपसे ये पूछेगा जरूर कि 16 लीडिंग अपोजिशन पार्टी 1952 के इलेक्शन में कौन थी, तो आपको जवाब देना होगा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अब देखिए हमारे, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमारे देश की जो राजनीति है, हमारे देश की राजनीति का जो पहला दशक जो था, ठीक है, हमारे देश की राजनीति का जो पहला दशक जो था वो बेसिकली कांग्रेस डोमिनेटेड था, कांग्रेस डोमिनेटेड था। इसीलिए हमारे चैप्टर का नाम भी दिया गया है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। ठीक है, हमारे देश की राजनीति का जो पहला दशक जो था वो बेसिकली कांग्रेस डोमिनेटेड था। इस हमारे देश के पहले दशक में जो था बेसिकली कांग्रेस का जो था डोमिनेशन हुआ करता था, क्योंकि नेहरू जी के लीडरशिप में कांग्रेस ने जो था, जो हमारे राजनीति के पहले शुरू के 3 चुनाव हुए थे पहले दशक में, उन तीनों को भारी मेजॉरिटी के साथ जो था जीत करके अपनी सरकार बनाई थी। इसलिए हमारे इस पहले दशक को जो है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस भी कहते हैं, जो कि आपके चैप्टर का नाम है। अब हम देखते हैं कि बेसिकली कांग्रेस का ये जो डोमिनेंस था हमारे पहले दशक के अंदर, ये बेसिकली क्यों हुआ, क्यों कांग्रेस पार्टी जो थी 1952, 57, 62 का इलेक्शन जीत गई, इसको कोई हरा नहीं पाया। उनके कुछ कारणों को हम देख लेते हैं कि कांग्रेस जो थी वो सक्सेसफुली उसने अपना डोमिनेंस जो था वो कैसे क्रिएट किया, उनके कुछ कारणों को देख लेते हैं। देखिए अगर हम उन रीजंस की बात करें जिसके वजह से कांग्रेस पार्टी ने जो था वो शुरू के तीनों चुनाव को जो था आसानी से जीत लिया, तो उसका सबसे पहला कारण जो था वो ये था कि अभी आपने देखा कि हमारे देश का जो इंडियन नेशनल मूवमेंट था वो किसने चलाया था, कांग्रेस पार्टी ने चलाया था। उसके बाद हमारे देश की जो इंटरिम सरकार थी उसमें भी अधिकतर कांग्रेस के मेंबर थे। उसके साथ साथ जो था, जो उस समय कांग्रेस पार्टी जो थी उसका लोगों के अंदर था बहुत ज्यादा समर्थन था। ठीक है, छोटे बच्चे से लेकर के बूढ़े तक जो था सब कोई जो था वो कांग्रेस के बारे में जो था जानती थी। ठीक है, क्योंकि हमारे उस समय कांग्रेस पार्टी ने जो था वो इंडियन नेशनल मूवमेंट को आगे बढ़ाया था, उसको सक्सेसफुल कराया था, और उसी के लीडरशिप में जो था हमारे देश ने आजादी को भी हासिल किया था। तो इसके वजह से क्या था, कांग्रेस पार्टी की जो पॉपुलैरिटी जो थी, जो सपोर्ट जो था लोगों के अंदर, वो काफी ज्यादा मजबूत था। इसी की वजह से क्या हुआ, जब पहला इलेक्शन हुआ तो लोगों ने जो था ज्यादा से ज्यादा वोट जो था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को ही जो था वो दिए थे। दूसरा कारण जो था वो ये था कि उस समय हमारे देश के और पूरी दुनिया के अंदर जो था, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर थे, ठीक है, जो सबसे बड़े लीडर थे जिनका नाम था नेहरू साहब का, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो भी उस समय कांग्रेस के ही लीडर हुआ करते थे, कांग्रेस के ही लीडर हुआ करते थे। ठीक है, नेहरू जी जो थे उस समय हमारे देश के बहुत ही माने जाने लीडर थे। ये एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर भी जो था बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल जो थे वो होल्ड करते थे नेहरू जी। और क्योंकि नेहरू जी जो थे वो कांग्रेस पार्टी के ही जो था लीडर थे, कांग्रेस ने जितने भी अपने इलेक्शन कैंपेन किए थे वो सबके सब नेहरू जी के लीडरशिप में किए थे। इसके वजह से क्या हुआ था, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सपोर्ट जो था वो लोगों के अंदर काफी ज्यादा मजबूत हो चुका था, और कांग्रेस की जो पकड़ जो थी लोगों के अंदर वो काफी ज्यादा अच्छी हो चुकी थी बजाय जो दूसरी अपोजिशन पार्टी थी उनके। और इसी की वजह से 1952 के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को बहुत ही अच्छी जीत मिली, और इवन आगे के इलेक्शंस में भी। तीसरा कारण जो था इसका वो ये था कि नेहरू जी के साथ साथ जो था बाकी के जितने भी लीडर्स थे जिन्होंने जो था इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर जो था अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, वो सब भी जो थे कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट के रूप में ही जो था वो इलेक्शन लड़ रहे थे। नेहरू जी तो थे ही, इसके साथ साथ पटेल साहब हो गए, बाकी के जितने भी लीडर थे वो सब भी कांग्रेस के कैंडिडेट के रूप में ही जो था इलेक्शन लड़ रहे थे। अब क्योंकि उन सारे लीडर्स की जो थी पकड़ जो थी वो इंडिपेंडेंस से पहले और उसके बाद भी उनकी सपोर्ट जो थी लोगों के अंदर काफी ज्यादा मजबूती थी, इसी की वजह से क्या था, कांग्रेस पार्टी को 1952 के इलेक्शन में ज्यादा से ज्यादा वोट मिले। इसके साथ साथ जो था एक जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है वहां पे वो ये है कि 1952 तक हमारे देश के अंदर जो था कांग्रेस पार्टी ही जो थी वो एक ऐसी पार्टी थी जो सबसे लार्जेस्ट पार्टी थी। ठीक है, एक ऐसी पार्टी थी जिसके पूरे देश के अंदर, ठीक है, पूरे देश के अंदर जो था इसका नेटवर्क जो था, ठीक है, इसका पॉलिटिकल नेटवर्क जो था पूरे देश के अंदर फैला हुआ था। बाकी की अगर हम अपोजिशन पार्टीज की बात करें तो बाकी की जो अपोजिशन पार्टीज जो थी, जो कि कांग्रेस के सामने इलेक्शन लड़ रही थी, कांग्रेस को एक कंपटीशन दे रही थी, उनमें से अधिकतर पार्टियां जो थी या तो वो 47 के बाद बनी थी आजादी के बाद, या तो 47 से तुरंत पहले जो थी बनी थी, ठीक है, कोई 5-10 साल पहले। इसके वजह से क्या था, जो अपोजिशन पार्टीज जो थी उनका लोगों के अंदर सपोर्ट जो था, ठीक है, उनके लोगों के अंदर जो पकड़ जो थी वो कांग्रेस के मुकाबले बहुत ही ज्यादा कम थी, और इसी की वजह से ये सारी की सारी अपोजिशन पार्टी जो थी वो कांग्रेस को जो था हरा नहीं पाई। और इसके साथ साथ जो था कांग्रेस के मुकाबले में इन सारी अपोजिशन पार्टीज का जो पॉलिटिकल नेटवर्क जो था पूरे देश के अंदर वो भी थोड़ा वीक था।
क्योंकि इनका बर्थ जो था इन सारे अपोजिशन पार्टीज का वो तुरंत हुआ था, तो इतनी जल्दी इनके लिए पूरे देश के अंदर अपना पॉलिटिकल नेटवर्क फैला पाना बहुत ही मुश्किल था, और इसी की वजह से कांग्रेस पार्टी जो थी वो काफी ज्यादा तीनों इलेक्शंस को जो था वो जीत पाई। और अब हम डिस्कस करेंगे इसका लास्ट रीजन जिसके वजह से कांग्रेस पार्टी जो थी अपना डोमिनेंस बनाई। देखिए जो सबसे ये सारे रीजन तो थे ही जिसके वजह से कांग्रेस पार्टी ने जो था अपने तीनों इलेक्शंस को जो था वो जीत लिया, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण था हमारे देश का वो था हमारे देश का जो इलेक्शन सिस्टम है जिसको हम कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। इस इलेक्शन सिस्टम की वजह से भी क्या था, कांग्रेस पार्टी को जो था बहुत ही बड़ी जीत हासिल बहुत ही बड़ी जीत मिली थी। ठीक है, अब इस फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो कि हमारा इलेक्शन का मेथड है जिसके जरिए हम इलेक्शन को कराते हैं, जिसके बिहाफ पे हम इलेक्शन को कराते हैं, वो क्या था हम उसको समझ लेते हैं। आपने क्लास 11th में पढ़ा भी होगा। देखिए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के अंदर बेसिकली होता क्या है कि मान लीजिए जो होता है कोई एक सीट है, एक सीट के लिए जो होता है मान लीजिए 3 लोग कंपीट कर रहे हैं ए बी और सी। ठीक है, इस एक सीट यानी ये जो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, एक जो कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है इसके अंदर मान लीजिए 100 वोटर्स हैं, 100 लोग वोट करने वाले हैं। इसमें से मान लीजिए जो ए पार्टी है उसको मिल गए 40 वोट मिल गए, बी को मान लीजिए 30 वोट मिल गए और सी को भी मान लीजिए 30 वोट मिल गए। 100 हो गए, हाँ। तो मान लीजिए ए को जो था वो 40, बी को 30 और सी को भी 30 मिल गए। ठीक है, अब देखिए बेसिकली इलेक्शन को जीतने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, इलेक्शन को जीतने के लिए हमको चाहिए होता है मेजॉरिटी। मेजॉरिटी मतलब क्या, 50% प्लस 1, यानी कि जितने लोग हैं उसका आधा और प्लस एक ज्यादा। मान लीजिए जैसे यहाँ पे 100 लोग हैं तो यहाँ की मेजॉरिटी क्या बनेगी 51। लेकिन हमारा जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है तब आपको इलेक्शन जीतने को मिलेगा, क्राइटेरिया जो है वो थोड़ा सा अलग है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है हमारा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहता है कि अगर कोई एक ऐसा कैंडिडेट है, कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो कि बाकी के अपने सारे कैंडिडेट को जो होता है पीछे कर देता है, तो वो कैंडिडेट जो है वो जीत जाएगा। जैसे यहाँ पे ए है, इसने 40 सिक्योर किया है, बी 30 और सी 30। तो यहाँ पे ए क्या है, इसने बी और सी को पीछे कर दिया है। ठीक है, इसने हरा दिया बी और सी को, तो यहाँ पे क्या होगा, ए को जो है वो इलेक्टेड मान लिया जाएगा। ठीक है, ए को जो होता है वो विनर घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे देखें कि ए के पास जो है वो मेजॉरिटी नहीं, यहाँ पे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की अगर हम बात करें तो वो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि टोटल वोट 100 है, अगर इसको जीतने के लिए कितने चाहिए 51, लेकिन इसको यहाँ पे कितना मिला है 40। बात समझ में आई। तो हमारा जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम कहता है कि अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसने बाकी के सारे कैंडिडेट को पीछे कर दिया है तो उसको हम घोषित जो है वो विजेता कर देंगे, चाहे उसने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हासिल की हो या ना की हो। ठीक है, हमारे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में सिर्फ यही होता है कि आपको जो बाकी के आपके जो अपोजिशन में जो खड़े हुए हैं जो कैंडिडेट उनको हराना है, आपको मेजॉरिटी मिले चाहे ना मिले इससे मतलब नहीं है यहाँ पे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में। अब हुआ क्या, हमारे देश की जो कांग्रेस पार्टी जो थी, अधिकतर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी जो थी, ठीक है, उसमें अधिकतर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी जो थी वहां पे वोटे हैं अधिकतर कांग्रेस पार्टी को मिली थी। क्यों मिले थी, क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश की जो अपोजिशन पार्टी जो थी, अपोजिशन पार्टी जो थी वो इतनी ज्यादा मजबूत नहीं थी। ठीक है, अपोजिशन पार्टीज की पॉपुलैरिटी जो सपोर्ट जो था लोगों में वो इतना अच्छा नहीं था, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो था पॉपुलैरिटी और सपोर्ट जो था लोगों में अच्छा था। इसीलिए हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, ठीक है, लगभग अधिकतर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जो कांग्रेस पार्टी जो थी वो आसानी से इन सारी अपोजिशन पार्टीज को हरा दिया करती थी। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 100 वोट हैं, अब कांग्रेस पार्टी की सपोर्ट जो होता है वो काफी अच्छा है, तो आसानी से जो होता है 40-50 वोट जो होता है पा सकता है। जबकि अपोजिशन पार्टीज जो थी वो 20, 30, 10 ऐसे वोट पाती थी, तो कांग्रेस पार्टी जो थी अपने अपोजिशन पार्टीज को आसानी से हरा देती थी हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, भले ही उसको उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ना मिला हो। इसके वजह से क्या था, क्योंकि अपोजिशन पार्टीज बहुत ज्यादा वीक थी, इसके वजह से अधिकतर कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर कांग्रेस पार्टी ने जो था वो सीटें जीत ली थी, और इसी की वजह से कांग्रेस पार्टी जो थी पहले इलेक्शन के अंदर मेजॉरिटी के अंदर अपनी सरकार बनाई थी, और आगे के इलेक्शंस में भी। ठीक है, 57-62 के अंदर। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर जो था वो समझ में आ गया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे एक और छोटा सा टॉपिक है, उसको यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, और उस टॉपिक का नाम है नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस। ठीक है, अभी तक आपने देखा कि 52 से लेकर के
सॉरी 52 से लेकर के 57, 62 जो पहला दशक जो था हमारे राजनीति का, उस पे कांग्रेस पार्टी का जो था वो डोमिनेंस हुआ करता था। अभी कांग्रेस पार्टी का जो डोमिनेंस था हमारे देश की पहले राजनीति के ऊपर, ठीक है, हमारे देश के राजनीति का जो पहला दशक था उसके ऊपर जो डोमिनेंस था उसका नेचर क्या था उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नेचर से मेरा मतलब है कि क्या ये कांग्रेस का डोमिनेंस जो था वो बेसिकली क्या एंटी डेमोक्रेटिक था या फिर डेमोक्रेटिक था, कैसा था कांग्रेस का डोमिनेंस जो था वो हमारे राजनीति के ऊपर एक एंटी डेमोक्रेटिक था या फिर डेमोक्रेटिक था, कैसा था वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसको मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए होता क्या है, आप सभी को पता है कि जब कोई सिंगल व्यक्ति हो चाहे कोई सिंगल पार्टी हो, जब सारा का सारा जो पावर है, सपोर्ट है किसी एक सिंगल व्यक्ति या फिर किसी सिंगल पार्टी को मिल जाता है, तो वो सिंगल व्यक्ति या फिर वो पार्टी जो होता है वो मनमानी करना शुरू कर देता है। ठीक है, वो उस तरीके से काम करना शुरू कर देता है जिससे उसको अच्छा लगता है। ठीक है, वो एक तरीके से एक एंटी डेमोक्रेटिक जो होता है बन जाता है। ठीक है, वो लोगों के वेलफेयर में नहीं फिर अपने वेलफेयर में काम करना शुरू कर देता है, लोगों को परेशान करना शुरू कर देता है, एक मिलिट्री रूल के तरीके से चलाना शुरू कर देता है। ठीक है, यही होता है जब भी कभी पावर या फिर अथॉरिटी जो होती है वो किसी सिंगल व्यक्ति या फिर सिंगल पार्टी के हाथों में चली जाती है। अभी आपने देखा कि पहले दशक में कांग्रेस का डोमिनेंस था, अधिकतर पावर, अधिकतर सपोर्ट लोगों का, अधिकतर विश्वास जो था लोगों का वो कांग्रेस में था। तो कहीं कांग्रेस ने इसका गलत फायदा तो नहीं उठाया, हम वही जो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखिए अगर हम वन पार्टी डोमिनेंस की बात करें तो भारत जो होता है वो कोई एक ऐसा देश नहीं है जहां पे वन पार्टी डोमिनेंस था। दुनिया के अंदर ऐसे बहुत सारे देश हैं, ठीक है, जैसे कि चाइना हो गया, क्यूबा हो गया, सीरिया हो गया, इसके साथ साथ हमारा मैक्सिको हो गया, बेलारूस हो गया और इजिप्ट हो गया। ऐसे बहुत सारे दुनिया के अंदर देश हैं जहां पे भारत की तरीके से ही वन पार्टी डोमिनेंस जो है वो हो चुका है। लेकिन यहां पे ध्यान देने वाली बात जो है वो ये है कि जो कांग्रेस का डोमिनेंस जो था भारत के ऊपर वो बिल्कुल अलग था इन सारे कंट्रीज के मुकाबले में। ठीक है, भारत के ऊपर जो कांग्रेस का डोमिनेंस था उसका नेचर इन सारी कंट्रीज के मुकाबले बिल्कुल अलग था। कैसे अलग था? क्योंकि भारत के अंदर जो था जो कांग्रेस का डोमिनेंस जो था वो डेमोक्रेटिक में था, वो डेमोक्रेटिक जरिए से किया गया था। ठीक है, ऐसा नहीं था कि कांग्रेस पार्टी ने जो था वो कोई मिलिट्री रूल को छेड़ दिया था जिसकी वजह से पावर हाथों में ले ली थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन अगर आप यहीं पे देखें मैक्सिको, बेलारूस, इजिप्ट, इन सारी कंट्रीज के अंदर जो वन पार्टी डोमिनेंस जो था, एक पार्टी का जो डोमिनेंस जो था वो बेसिकली मिलिट्री रूल की वजह से था। इन्होंने जो था चुनाव लड़के कोई, ठीक है, अपनी डोमिनेंस नहीं बनाई थी, ठीक है, जैसे कि कांग्रेस ने हमारी कंट्री के अंदर बनाई थी, बल्कि यहाँ के लोगों ने जो था मिलिट्री रूल के जरिए जो था अपना वन पार्टी डोमिनेंस उसको एस्टैब्लिश किया था। इसके साथ साथ जो था कुल मिला करके आप कह सकते हो यहाँ पे जो डेमोक्रेसी जो थी, डेमोक्रेसी जो था उसको एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज करके जो था बनाया गया था। डेमोक्रेसी को कॉम्प्रोमाइज करके वन पार्टी डोमिनेंस को एस्टैब्लिश किया गया था। वहीं हमारे इंडिया के अंदर जो था कांग्रेस पार्टी ने जो था डेमोक्रेसी को बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था, कोई भी गलत तरीका नहीं अपनाया था। उसने जो था अपने सपोर्ट के जरिए, अपने पॉपुलैरिटी के जरिए जो था वन पार्टी डोमिनेंस को हासिल किया था। ठीक है, इन सारे कंट्रीज के अंदर जो था इलेक्शन वगैरह जो थे वो नहीं होते थे, बल्कि हमारे कंट्री के अंदर जो था, हमारे कंट्री के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते थे। ठीक है, सभी लोगों को जो था पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाता था, वोट करने का मौका दिया जाता था। ठीक है, और उसके बाद जो था कांग्रेस पार्टी ने अपनी डोमिनेंस को एस्टैब्लिश किया था। ठीक है, हमारे देश के अंदर जो कांग्रेस की जो डोमिनेंस जो एस्टैब्लिश हुई थी वो लोगों की इच्छा के ऊपर आधारित थी। ठीक है, लोगों के विशेष के ऊपर बेस्ड थी। लोगों ने खुद जो था कांग्रेस को जिता करके उसकी डोमिनेंस को बनवाया था। लेकिन अगर आप इन सारी कंट्रीज के अंदर देखें तो यहाँ पे जो कांग्रेस का डोमिनेंस जो था, यहाँ पे जो दूसरी पार्टीज का जो डोमिनेंस जो था इन सारी कंट्रीज के अंदर, यहाँ पे जो डोमिनेंस था वो लोगों के विश के बिल्कुल खिलाफ था, लोगों की इच्छा के बिल्कुल खिलाफ था। यहाँ पे लोगों ने जो था इलेक्शन के जरिए इन सब लोगों को, इन सारी पार्टियों को जो था वो डोमिनेंस में नहीं लेके आई थी। ठीक है, इन सब लोगों ने एक इलीगल तरीका अपनाया था अपनी डोमिनेंस को बनाए रखने के लिए, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया था। सो आई होप आपको ये सेशन जो था इसका अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए, और आगे के जो हमारे टॉपिक्स हैं उनको हम आगे के वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।